हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म बीएससी बायो वाला में। आज स्टूडेंट हम बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर के सेकंड पेपर के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। ये थर्ड सेमेस्टर यानी कि थर्ड ईयर का फिफ्थ सेमेस्टर है। ठीक है, थर्ड ईयर का फिफ्थ सेमेस्टर है। इसमें जो आपका बॉटनी का सेकंड पेपर है जिसका नाम है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स, इसके बारे में हम आज इंट्रोडक्शन की क्लास लेने वाले हैं। इसमें देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें आपको पढ़ना है, किस प्रकार से आपको अपना सिलेबस कवर करना है, इसी के बारे में हम आपके साथ डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक, तो स्टूडेंट पहला जो यूनिट है इसमें क्या है, जेनेटिक मटेरियल के बारे में आपको पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है आपको? जेनेटिक मटेरियल के बारे में आपको पढ़ना है। स्टूडेंट मैंने आपको कुछ प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था, जो आपका ये सिलेबस दिया हुआ है इसमें आपके प्रीवियस सेमेस्टर के कुछ टॉपिक ऐड किया गया है। जैसे मैंने आपको बताया था इसमें ट्रांसक्रिप्शन दिया गया है जो कि आपने बीएससी थर्ड सेमेस्टर में पढ़ा होगा। ठीक, ट्रांसलेशन यूकैरियोट प्रोकैरियोट में आपको बताया गया होगा बीएससी थर्ड सेमेस्टर में। अगर आपने नहीं देखा है, नहीं पढ़ा है, तो आप इस यूट्यूब चैनल को विजिट करिए। वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट दिखाई पड़ेगी। उस प्लेलिस्ट में बीएससी थर्ड सेमेस्टर जूलॉजी का जब आप प्लेलिस्ट ओपन करेंगे वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोट, ठीक है, यूकैरियोट, ट्रांसलेशन भी मिलेगा, आरएनए पॉलीमरेज मिलेगा। ठीक है, ट्रांसलेशन कैसे होता है, ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है, लैक ऑपरेंड क्या है, ट्रिप्टोफान ऑपरेंड क्या है, जेनेटिक कोड क्या होता है, यहाँ पे लिखा गया ना जेनेटिक कोड क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको बताया गया है। ठीक, उसके बाद आपको बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाया गया होगा टाइप्स ऑफ आरएनए, 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 टीआरएनए और एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए, इन तीनों आरएनए के बारे में आपको पढ़ाया गया है। ठीक है, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में आप प्लेलिस्ट उठा के देख लीजिएगा, क्योंकि आपने प्रीवियस ये चीज़ें पढ़ी है, जूलॉजी में पढ़ी है, चाहे बॉटनी में पढ़ी है, कहीं भी पढ़ी है, वहाँ से इस चीज़ को आपको कवर कर लेना है। ठीक, बात आती है सेकेंड पेपर में यानी कि पहले यूनिट में। पहले यूनिट में आपको दिया गया है पहले जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल में पहला दिया है माइस्चर टू वाटसन एंड क्रिक मॉडल। ठीक, यानी कि आपको जो वाटसन क्रिक थे, ठीक, देखिए हुआ क्या यहाँ पे, ये जो माइस्चर है, माइस्चर फ्रेडरिक माइस्चर, ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने न्यूक्लिक एसिड की खोज की है। किसकी खोज की थी? न्यूक्लिक एसिड। और आपको पता है न्यूक्लिक एसिड में क्या था, आरएनए डीएनए, जो कि क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, यानी कि उन्होंने न्यूक्लिक एसिड की खोज की थी। और उन्होंने उसके बाद वाटसन और क्रिक ने क्या किया था, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था, जो कि आपसे पूछा गया। माइसर ने न्यूक्लिक एसिड की खोज की, उनके अनुसार वाटसन और क्रिक ने वर्क किया था डीएनए, क्योंकि माइसर ने बताया कि न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड में क्या है, डीएनए और आरएनए। ठीक, तो डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, तो जेनेटिक मटेरियल में डीएनए को वर्क किया था वाटसन और क्रिक ने, उन्होंने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया। ठीक, तो और आप इस चीज़ को पढ़े होंगे, वाटसन एंड क्रिक का डबल हेलिक्स मॉडल आपने बहुत प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके होंगे। जहाँ भी आप पढ़े हैं, जूलॉजी में पढ़े हैं तो जूलॉजी में, बॉटनी में पढ़े हैं तो बॉटनी में, आप उस चीज़ को वहाँ से कवर कर लीजिएगा। ठीक, दूसरा आता है ग्रिफिथ एंड एवरी का ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट, हर्चेस एंड चेस का बैक्टीरियोफेज एक्सपेरिमेंट। आज इस दो टॉपिक को हम इसी लेक्चर में कवर करेंगे। कौन सा? ग्रिफिथ एंड एवरी का ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल, या फिर आप कह सकते हैं एक्सपेरिमेंट, हर्चेस और चेस का एक्सपेरिमेंट यानी कि बैक्टीरियोफेज एक्सपेरिमेंट को आज इस लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे। उसके बाद समझ लेते हैं, आपने पढ़ा हुआ डीएनए का स्ट्रक्चर, आप यहाँ पे पढ़ेंगे वाटसन एंड क्रिक का मॉडल, तो यहाँ पे डीएनए का स्ट्रक्चर आप पूरा देख लेंगे। टाइप्स ऑफ डीएनए, डीएनए कितने प्रकार का होता है, ठीक है, टाइप्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल, आरएनए और डीएनए। तो देखिए ये जो आपका टॉपिक है डीएनए का स्ट्रक्चर, टाइप्स ऑफ डीएनए, जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, ये तीनों टॉपिक आपको बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के
जूलॉजी के यूनिट में मिल जाएगा, जूलॉजी के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप वहाँ से इस चीज़ को कवर कर लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट आता है डीएनए रेप्लिकेशन, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। ये चीज़ आपको हम लोग नेक्स्ट क्लास में इस बात को, इस चीज़ पर डिस्कशन करेंगे कि रेप्लिकेशन डीएनए में किस प्रकार से होता है और आरएनए में किस प्रकार से होता है। ठीक है, उसके बाद जो सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई है, सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन, प्रोकैरियोट यूकैरियोट, बायो डायरेक्शनल, ठीक है, रेप्लिकेशन, सेमी कंजर्वेशन, ये सब जो चीज़ें हैं ये आपको उसी फर्स्ट सेमेस्टर में बताया गया होगा। ये सारी चीज़ें वहाँ पे आपको बताई गई है। ठीक, मेन यहाँ से देखिए, इस यूनिट से आपसे केवल अगर पूछा जाएगा तो 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा। डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ आरएनए डीएनए, दूसरा हो जाएगा ग्रिफिथ और एवरी का या फिर हर्शे चेस का एक्सपेरिमेंट। ये तीसरा क्वेश्चन इस यूनिट से पूछा जा सकता है डीएनए रेप्लिकेशन, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में। तो 3 क्वेश्चन इस यूनिट से देखने को आपको मिल सकता है। 3 क्वेश्चन, या हो सकता है कि इसी यूनिट से आपसे 2 क्वेश्चन उठा के दे दे। तो इस 3 पॉइंट को आपको अच्छे से कवर कर लेना है। सारी चीज़ों को नहीं पढ़ना है। वाटसन क्रिक का मॉडल आप पढ़े हैं, उसको पढ़ लीजिएगा, एक बार दोहरा लीजिएगा। ग्रिफिथ का मॉडल आप पढ़े हैं, अभी हम इसको दोहरा देंगे, आपको समझ में आ जाएगा ये कैसी चीज़ें हैं। हर्शे चेस का बैक्टीरिया फेज मॉडल भी बता देंगे आपको। ये भी चीज़ आज आपके लेक्चर में यहाँ पे पूरा आपका क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। फिर बचता है आपका डीएनए रेप्लिकेशन और यूकैरियोट और प्रोकैरियोट। इस दोनों को हम एक एक लेक्चर में कवर कर देंगे, यानी कि 3 से 4 लेक्चर लगेगा आपका। ये पहला यूनिट आपका फिनिश हो जाएगा और ये भी आपका फिनिश हो ही गया। आपने बता दिया, मैंने बताया कि कहाँ कहाँ की सारी चीज़ें मिलेगी। देन थर्ड यूनिट की बात कर लेते हैं। आपने ब्लॉटिंग पढ़ा होगा, ब्लॉटिंग में आप वेस्टर्न ब्लॉटिंग पढ़े होंगे, ठीक है। तो आपको हम ब्लॉटिंग टेक्निक के बारे में एक बार फिर से बता देंगे ये क्या होता है। उसके बाद आप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़े होंगे। मॉलिक्यूलर डीएनए मार्कर क्या होता है ये भी आप पढ़े होंगे, जिसमें आपको RAPD, RFLP, SNP, डीएनए सीक्वेंसिंग, PCR, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, हाइब्रिडोमा, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, एलिसा, ठीक है। ये सारी, ये देखिए इम्यूनो डिटेक्शन, एंटीबॉडी इंजीनियरिंग, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी है BSc 4th सेमेस्टर में, ठीक है। BSc 4th सेमेस्टर में ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी है। केवल आपको क्या पढ़ाना है, ब्लॉटिंग टेक्निक, यानी कि साउदर्न, नॉर्दर्न और वेस्टर्न, इस चीज़ को हम आपको बता देंगे, ठीक। तो बचता है आपका 3 यूनिट आपका कवर हो जाएगा यहाँ से। चौथा यूनिट आ जाएगा आपका एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसके बारे में हम लोग उसके नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे, ठीक। तो नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, हर चीज़ पढ़ाना इतने टाइम में भी कंप्लीटली नहीं राइट है, क्योंकि सारा चीज़ पढ़ाना संभव तो नहीं है। जो इम्पॉर्टेंट है उस चीज़ को हम आपके सामने डिस्कशन करेंगे, ठीक। तो क्या पढ़ना आपका, एवरी एंड यहाँ पे हाँ, ग्रिफिथ और एवरी ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट के बारे में आपको जानना है, ठीक। तो आइए पहले टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये BSc 5th सेमेस्टर सेकेंड पेपर है किसका, बॉटनी का, ठीक। यहाँ पे आप लोग बॉटनी भी लिख लीजिएगा, ठीक। बॉटनी का पेपर का नाम क्या है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स, ये आपका नाम है। पहला यूनिट कौन सा है, जेनेटिक मटेरियल, जिसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन यही इस प्रकार से पूछा जाएगा कि डीएनए इज प्रूफ दैट, ठीक है, डीएनए इज प्रूफ दैट जेनेटिक मटेरियल, ठीक। अब आप इस बात को समझिए कि ये कहना क्या चाहते हैं, ठीक। इसमें आपको पढ़ना होगा ग्रिफिथ और एवरी का ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट, जो कि आपके सिलेबस में है। इस चीज़ को आपको पढ़ना होगा, यानी कि जेनेटिक डीएनए क्या है, डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है। इस बात को प्रूफ किया गया है इस 2 एक्सपेरिमेंट के द्वारा, ग्रिफिथ के और हर्शे चेस एक्सपेरिमेंट, बैक्टीरियोफेज एक्सपेरिमेंट के द्वारा ये प्रूफ किया गया कि डीएनए क्या होता है, डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है, ठीक। इसी बात को प्रूफ किया गया है, इसी बात को आपको अब समझना है, ठीक। इसका मतलब जो ग्रिफिथ ने बताया था, इस बात को आप लोग कैसे समझेंगे उसको समझिए। आपने BSc 1st सेमेस्टर में पढ़ा होगा ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, या आप कह सकते हैं कि BSc 1st सेमेस्टर में आप बैक्टीरिया के बारे में पढ़े होंगे, ठीक है। तो ये कभी कभी होता क्या है, टॉपिक होते हैं, ठीक, आप उसको समझ नहीं पाते हैं और क्वेश्चन को नहीं कर पाते हैं।
तो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में आप पढ़ चुके होंगे, बैक्टीरिया के बारे में पढ़े भी होंगे, हमने पढ़ाया भी है, ठीक है। बैक्टीरिया में आप रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़े होंगे, ठीक है। तो वहाँ पे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो नहीं पाया जाता है, ठीक। लेकिन जेनेटिक रिकम्बिनेशन होता है जो कि 3 प्रकार से होता है, ठीक है। आप पढ़े होंगे, हमने पढ़ाया भी है। पहला है ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन। दूसरा है ट्रांसडक्शन, तीसरा है कॉन्जुगेशन। ये मैंने आपको पढ़ाया है, इस बार भी बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने पढ़ाया था, ठीक। ट्रांसफॉर्मेशन तो आपको जानना क्या है, केवल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में हमें आपको जानना है, ठीक है। तो हमारा मतलब किससे है, केवल ट्रांसफॉर्मेशन से, जो कि ट्रांसडक्शन और कॉन्जुगेशन से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन के डिस्कवर कौन है, ट्रांसफॉर्मेशन को ग्रिफिथ ने बताया था। कौन बताया था, ग्रिफिथ ने ट्रांसफॉर्मेशन को बताया, ठीक है। ग्रिफिथ ने जो कि जब ट्रांसफॉर्मेशन बताया तो उन्होंने बताया कि जेनेटिक मटेरियल के बारे में, किसके बारे में बताया वहाँ पे, उन्होंने जेनेटिक मटेरियल डीएनए के बारे में यहाँ पे बताया था, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल में देखिए 2 चीज़ें होती हैं, पहला होता है आरएनए, दूसरा होता है डीएनए, ठीक। पहला क्या है, आरएनए होता है, दूसरा और डीएनए होता है। जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो केवल, हाँ, जो आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है वो किस में पाया जाता है, वायरस में पाया जाता है, ठीक है। मैंने बताया वायरस में जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, आरएनए होता है, ठीक है। लेकिन सभी जो कि वायरस में आरएनए जेनेटिक मटेरियल नहीं होता, बस मेंबर ऑफ राइबोवायरा के मेंबर में जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, आरएनए होता है, ठीक है। तो उसके बेस पे प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ जेनेटिक मटेरियल के बेस पे, उसके 2 ग्रुप में बांटा गया है। पहला डीऑक्सीराइबा, दूसरा है आपका राइबोवायरा, ठीक है। यानी कि जिसमें जेनेटिक मटेरियल क्या हो, डीएनए हो, उसे डीऑक्सीराइबोवायरा, जिसमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल हो उसे राइबोवायरा कहते हैं, ठीक है। जिसमें जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है उसे डीऑक्सीराइबोवायरा, जिसमें जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है उसको राइबोवायरा कहते हैं। ये बातें आपको समझ में आई, आगे बढ़ते हैं। तो पूरी दुनिया में अगर वायरस है, ठीक है, तो उसमें जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, आरएनए। लेकिन सभी वायरस में नहीं, केवल राइबोवायरा में, केवल राइबोवायरा के मेंबर में जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, आरएनए होता है। अब बात आती है कि ये आपको प्रूफ करना है कि जेनेटिक मटेरियल क्या है, ठीक है। यानी कि इसमें जो आपका बैक्टीरिया है, इन्होंने बताया कि जेनेटिक मटेरियल क्या है, ठीक है। तो पहला जो एक्सपेरिमेंट किया गया था वो ग्रिफिथ ने किया। कौन किया था, ग्रिफिथ और एवरी ने एक्सपेरिमेंट कर दिया कि डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। क्या, डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट करके बताया जेनेटिक क्या है, यानी कि जो डीएनए होता है वो जेनेटिक मटेरियल है। किस प्रकार से बताया, अब उस बात को हम लोग समझते हैं। तो आप देख सकते हैं कि बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में ये चीज़ें मैंने बताया है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें, बैक्टीरिया में, या इसको हम लोग जेनेटिक रिकम्बिनेशन कह देते हैं। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बैक्टीरिया में वो एब्सेंट होता है, जबकि जेनेटिक रिकम्बिनेशन यहाँ पे पाया जाता है। ये 3 प्रकार से होता है, मैंने बताया ट्रांसफॉर्मेशन जिसको रूपांतरण, पारगमन और कॉन्जुगेशन के संयुग्मन ट्रांसडक्शन का नाम देते हैं। जिसमें से आपको पढ़ना केवल है ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, यानी कि रूपांतरण के बारे में, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ग्रिफिथ ने, ठीक है, उनका क्या एक्सपेरिमेंट था, ग्रिफिथ एंड एवरी का एक्सपेरिमेंट, उन्होंने क्या बताया, ठीक है। तो आपको पता है ग्रिफिथ एक साइंटिस्ट है, क्या थी वो, ग्रिफिथ एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन पर वर्क किया था। किस पे वर्क किया था, ट्रांसफॉर्मेशन पर वर्क किया। इन्होंने एक बैक्टीरिया पर वर्क किया था, ट्रांसफॉर्मेशन में एक बैक्टीरिया पे वर्क किया था जिसका नाम था
स्ट्रेप्टोकाकस निमोनियाई। क्या था? स्ट्रेप्टोकाकस निमोनियाई। इस बैक्टीरिया को और भी नामों से जानते हैं, जैसे निमोनोकाकस निमोनियाई, डिप्लोकाकस निमोनियाई। ठीक है, तो उन्होंने स्ट्रेप्टोकाकस निमोनिया बैक्टीरिया पे वर्क किया। मैंने क्या बताया, जो ट्रांसफॉर्मेशन है इसकी खोज किसने की थी? ग्रिफिथ ने की थी 1928 में। ये बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने पढ़ाया हुआ हूँ, बस आपको याद दिला रहा हूँ, या आप पढ़े भी होंगे। ठीक, हमने पढ़ाया है। उसके बाद अब बात आती है इसका मतलब क्या होगा। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, ग्रिफिथ ने 2 कैरेक्टर वाले बैक्टीरिया को लिया। कौन से कैरेक्टर वाले? 2 कैरेक्टर या 2 स्ट्रेन वाले 2 स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया को इन्होंने लिया, जिसमें से पहला था क्या? वायरुलेंट। क्या था? वायरुलेंट था। यानी वायरुलेंट को हम लोग क्या कहते हैं? पहला वायरुलेंट था, दूसरा ए वायरुलेंट। ठीक है, वायरुलेंट को हम लोग कहते हैं एस टाइप बैक्टीरिया। ठीक है, और ए वायरुलेंट को कहते हैं हम लोग आर टाइप बैक्टीरिया। ठीक, अब ए टाइप आर टाइप क्या होता है उसको समझिए। यहाँ पे मैंने बताया था पहला क्या बताया आपको पहला बताया वायरुलेंट बैक्टीरिया। वायरुलेंट को हम लोग कैप्सुलेटेड आर स्ट्रेन बैक्टीरिया बोल देते हैं। क्यों बोल देते हैं? जो ये बैक्टीरिया है ये निमोनियाई डिजीज काज करता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैप्सूल वॉल। ठीक, देखिए इसको मैंने बताया कि ये वायरुलेंट होता है। वायरुलेंट क्यों होता है? क्योंकि ये डिजीज काज करता है, ये रोग उत्पन्न करता है, इसको हम लोग वायरुलेंट कहते हैं। और ये जब इसको कल्चर मीडिया में ग्रो कराया जाता है तब ये रफ कॉलोनी बनाती है। जब इसको कल्चर मीडिया में ग्रो कराता है तो ये स्मूथ कॉलोनी बनाती है। किसकी? स्मूथ कॉलोनी बनाती है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं एस टाइप बैक्टीरिया। ठीक, तो वही लिखा गया है, दिस बैक्टीरिया काजेज निमोनिया डिजीज। ये निमोनिया डिजीज काज करता है क्योंकि इसके ऊपर कैप्सूल की वॉल पाई जाती है। ठीक, इसलिए इसको कहते हैं वायरुलेंट या कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया होता है ये कल्चर मीडिया में जब इसको ग्रो कराते हैं ये स्मूथ कॉलोनी बनाती है, इसलिए इसको एस टाइप बैक्टीरिया कहते हैं। दूसरा कौन सा बैक्टीरिया था? दूसरा था ए वायरुलेंट बैक्टीरिया, जिसको नाम कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया या आर टाइप या आर स्ट्रेन बैक्टीरिया बोल देते हैं। इस पे कोई जो कि कैप्सूल की वॉल नहीं होती है, ये कोई डिजीज काज नहीं करता। वायरुलेंट डिजीज काज करता है, ये वायरुलेंट डिजीज काज नहीं करता। ठीक है, इस पे कैप्सूल की वॉल नहीं पाई जाती है, इसलिए डिजीज काज नहीं करता। जब इसको कल्चर मीडियम में ग्रो कराया जाता है तो ये कैसी कॉलोनी बनाता है? रफ कॉलोनी बनाता है, इसलिए इसको आर टाइप बैक्टीरिया हम लोग कहते हैं। ठीक, ये बात समझ में आई। अब बात आती है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो इसमें जो ए वायरुलेंट बैक्टीरिया होता है वो किस में बदल जाता है? वायरुलेंट बैक्टीरिया में। यानी जो ये वायरुलेंट बैक्टीरिया है, तो ये वायरुलेंट बैक्टीरिया है वो ए वायरुलेंट बैक्टीरिया में बदल जाता है। ठीक, यानी कि चेंज हो जाता है। किस प्रकार से होता है पहले आप वो समझिए। तो ग्रिफिथ ने इस चीज़ को एक्सपेरिमेंटली करके बताया था। ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने एक माइस पे किया, एक चूहे पे कर किया। चूहे पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट कैसे किया? उन्होंने वायरुलेंट बैक्टीरिया लिया जो डिजीज काज नहीं करता है। ये देखिए बैक्टीरिया है, वायरुलेंट क्या है? एक बैक्टीरिया है, ये डिजीज काज नहीं करता है। ठीक है, ये वायरुलेंट है मतलब डिजीज काज करेगा, वायरुलेंट डिजीज काज करेगा, आप इतना समझ रहिए। यहाँ पे मैंने बताया ए वायरुलेंट बैक्टीरिया पे कैप्सूल वॉल नहीं पाती, मतलब ये डिजीज काज नहीं करेगा। तो जब वायरुलेंट बैक्टीरिया लिया जो डिजीज काज करता है, इस बैक्टीरिया को ग्रिफिथ ने माइस चूहे में इंजेक्ट कर दिया, चूहे को लगा दिया, तो देखा कि चूहा मर गया। फिर उन्होंने ए वायरुलेंट बैक्टीरिया लिया जो डिजीज काज नहीं करता है, उसको उन्होंने बैक्टीरिया में इंजेक्ट कर दिया, देखा माइस में इंजेक्ट कर दिया, देखा माइस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। ठीक, तो इससे मतलब ये हुआ कि जो वायरुलेंट बैक्टीरिया है वो डिजीज काज करता है, जो नहीं है वो डिजीज काज नहीं करता है। आगे समझते हैं। फिर उन्होंने क्या किया, जो ये वायरुलेंट बैक्टीरिया है जो डिजीज काज करता है, इस बैक्टीरिया को उन्होंने हीट कर लिया। क्या कर लिया? हीट कर लिया। अब उसको क्या किया? माइस में इंजेक्ट कर दिया, तो देखा उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। जैसे आप देखते हैं, जैसे कोई डॉक्टर होते हैं जो जब नीडल लगाते हैं, पुराने नीडल लगाते हैं, या फिर आप देखते
देखते हैं कि गाय भैंसों को जब डॉक्टर आते हैं उनके पास निडिल नहीं होती, पुराने निडिल से जब उसको इंजेक्शन लगाते हैं तो करते क्या है, निडिल को गर्म पानी में स्टरलाइज कर लेते हैं ताकि उसमें जो रोगाणु हो, जीवाणु वो मर जाए, बैक्टीरिया वो मर जाए। तो उन्होंने क्या किया, जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया था, जो डिजीज काज करने वाला बैक्टीरिया था, उसको उन्होंने हीट किल कर दिया, देन माइस में इंजेक्ट किया, देखा कोई प्रभाव नहीं पड़ा। फिर उन्होंने क्या किया, हीट किल बैक्टीरिया लिया और ए वायरलेंट बैक्टीरिया लिया। यहाँ पे देखा कि हीट किल बैक्टीरिया क्या किया था, डिजीज काज नहीं किया था, यानी कि माइस नहीं मरा था। ए वायरलेंट लगाया तो भी नहीं मरा था। अब इस दोनों को इन्होंने मिला दिया, इन दोनों को मिला दिया, फिर इंजेक्ट कर दिया माइस में और देखा कि माइस मर गया। अब भैया उन्होंने ये सोचा कि यहाँ पे जब मैंने वायरोडेंट को लगाया था तो नहीं मरा, हीट किल यहाँ पे लगाया तो नहीं मरा, जब दोनों के एक में मिला के लगा दिया तो क्यों मर गया। इस बात को उन्होंने माइस जो डेड हो गया माइस, उसको उन्होंने लिया, उसको आइसोलेट किया। और आपको पता हुआ जैसे कोई अगर इंसान की मौत होती है, अगर वहाँ पे कोई शंका होती है या संशय होता है तो उसकी बॉडी की क्या कराई जाती है, पोस्टमार्टम। तो ग्रिफिथ ने क्या किया, उसको उसका पोस्टमार्टम किया। उन्होंने देखा, ठीक है, उन्होंने देखा कि जो ए वायरोलेंट बैक्टीरिया था, ठीक है, जो ये ए वायरोलेंट बैक्टीरिया था ये वायरोलेंट में कन्वर्ट हो गया था, यानी कि जो नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया था वो पैथोजेनिक बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो गया था। ठीक है, ठीक है, तो यही ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट करके बताया था। ठीक है, तो हुआ क्या, इससे मतलब ये निकला, और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, इसमें क्या होता है, कन्वर्जन होता है। कन्वर्जन यानी कि डिफिनीशन क्या हो गई, डिफिनीशन ये हो गई, द प्रोसेस ORR, प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन, ORR चेंजेज ऑफ वन टाइप बैक्टीरिया यानी कि R टाइप बैक्टीरिया, ठीक है, R टाइप बैक्टीरिया कन्वर्टेड इनटू, ठीक है, चेंजेज इनटू अनदर टाइप बैक्टीरिया यानी कि यस टाइप बैक्टीरिया, यानी कि जो कन्वर्जन हुआ वहाँ क्या हुआ, कन्वर्जन ऑफ वन टाइप बैक्टीरिया इनटू अनदर टाइप बैक्टीरिया थ्रू द ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि आर टाइप का बैक्टीरिया यस टाइप बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, इसी को कहते हैं हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो बात समझ में आई ना, कन्फर्म जो ये हुआ वो किस प्रकार से हुआ। अब देखिए ग्रिफिथ ने क्या बताया था, फ्रॉम द एबव एक्सपेरिमेंट ग्रिफिथ प्रूव दैट आर टाइप बैक्टीरिया कन्वर्ट इनटू यस टाइप बैक्टीरिया, यानी कि आर टाइप बैक्टीरिया किस में कन्वर्ट हो गया, यस टाइप के बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो गया। तो ग्रिफिथ ने इतने एक्सपेरिमेंट करके इसको छोड़ दिया। बाद में साइंटिस्ट आए एवरी, ठीक है, तो वहाँ पे दिया गया ना ग्रिफिथ एंड एवरी का एक्सपेरिमेंट, तो बाद में एवरी आए, उन्होंने सोचा कि डेड मर गया तो वो मरा क्यों था। ठीक है, उन्होंने फिर से इस पे एक्सपेरिमेंट किया, केवल उन्होंने ये बताया कि चला गया, ग्रिफिथ ने ये बताया कि पैथोजेनिक बैक्टीरिया नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया पैथोजेनिक में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, तो ग्रिफिथ पर आइए, अब ग्रिफिथ ने क्या किया, इन्होंने बताया मैंने कि उन्होंने उतना करके चला गया। अब ग्रिफिथ ने ये जो एवरी थे उन्होंने सोचा कि ये कैसे हुआ, उन्होंने ये बात नहीं बता पाई कि ये किस प्रकार से हुआ। तब उसके बाद एवरी, मैक्लॉयड और मैक्रेंथे, ठीक है, मैक्रेंथे, ठीक है, ये तीन साइंटिस्ट ने मिल करके प्रूफ किया। क्या बताया उन्होंने उस मरे हुए, ठीक है, माइस को लिया, ठीक, उसको उन्होंने प्यूरीफाई किया और उन्होंने देखा कि जो माइस था, ठीक है, माइस था, ठीक है, उसमें 3 बायोकेमिकल थे। ठीक है, एवरी, मैक्वाइड और मैकेंथ्रे ने, मैकार्टे ने, ठीक है, उन्होंने मरे हुए बैक्टीरिया को आइसोलेट किया, तो वहाँ से उन्होंने बायोकेमिकल को निकाला। जैसे आपकी हमारी बॉडी किसकी बनी है, लिपिड की, प्रोटीन की, ठीक है, फैट की, सारी चीज़ें को मिल की बनी है। वैसे उन्होंने बैक्टीरिया को जब उस माइस को लिया तो देखा जो माइस था उसमें 3 बायोकेमिकल थे, पहला था कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन, तीसरा DNA। ठीक, किससे लिया था, जो बैक्टीरिया मर गया था, जो यस टाइप का बैक्टीरिया था। ठीक है, तो 3 बायोकेमिकल को क्या किया उन्होंने, आइसोलेट किया, कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को और DNA को।
तो उसको आइसोलेट किया और उस पर एक एक्सपेरिमेंट किया। उसी एक्सपेरिमेंट को हम लोग कहते हैं एवरी एक्सपेरिमेंट। ठीक है, क्या किया था उन्होंने, जो आर टाइप एस टाइप का बैक्टीरिया था जो आर टाइप में कन्वर्ट हुआ था, उस बैक्टीरिया को उन्होंने लिया, आर टाइप के बैक्टीरिया को लिया और उसमें उन्होंने कार्बोहाइड्रेट जो उसके बॉडी से निकला था कार्बोहाइड्रेट को, उसको लिया। किससे लिया था, हीट किल स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया से, क्योंकि हीट करके लगाया था बैक्टीरिया को तब वो मर गया था। तो उस बैक्टीरिया को लिया और आर टाइप बैक्टीरिया लिया और बायो मॉलिक्यूल में यानी कि बायोकेमिकल में उन्होंने क्या लिया, कार्बोहाइड्रेट लिया। इन दोनों को मिला दिया तो देखा कि जो बैक्टीरिया था वो आर टाइप का ही बना। फिर उन्होंने क्या किया, हीट आर टाइप के बैक्टीरिया को लिया और प्रोटीन लिया उस बैक्टीरिया से, जो मरा हुआ माइस था उससे उसका प्रोटीन लिया, तो देखा फिर वो आर टाइप में ही चेंज हुआ। ठीक, देन उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने आर स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया को लिया, यहाँ पे आर स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया को लिया और उसमें जो डीएनए मिला था उस डीएनए को उन्होंने लिया। किसको लिया, डीएनए को। जो पहला तुमने प्रोटीन लिया, पहला कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन, तीसरा उन्होंने क्या लिया, डीएनए लिया। क्या लिया, डीएनए लिया। जब उन्होंने डीएनए को लिया, ठीक, यहाँ पे ये वाला पॉइंट, तीसरा पॉइंट, जब उन्होंने डीएनए को लिया और इस आर टाइप बैक्टीरिया को मिला दिया तो देखा कि जो आर टाइप बैक्टीरिया था वो एस टाइप के बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो गया, यानी कि ए वायलेंट बैक्टीरिया फिर वायलेंट में कन्वर्ट हो गया। तो इससे ये फिर क्या किया उन्होंने, फिर आर टाइप बैक्टीरिया को लिया, डीएनए लिया प्लस डीएनएज लिया, ठीक है, यानी कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज लिया। उसके बाद क्या किया उन्होंने, जब इसको लिया, ठीक है, तो क्या हुआ, देखा कि जब आर टाइप बैक्टीरिया को उन्होंने बैक्टीरिया यानी कि डीएनए के साथ ट्रीट कर यानी कि मिलाया और देखा कि आर टाइप का जो वायलेंट उससे एस टाइप का बैक्टीरिया बन गया। तो इससे ये पता चला कि जो डीएनए होता है वो क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। और जो आपको प्रूफ करना था, तो फ्रॉम एबव एक्सपेरिमेंट इट इज प्रूव दैट डीएनए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्जन ऑफ आर स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया इनटू एस स्ट्रेन टाइप बैक्टीरिया, हेंस नोन एज ट्रांसफॉर्मेटिंग प्रिंसिपल। तो इससे ये पता चल गया कि डीएनए क्या है, डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है जो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और इसी बात को आपने देखा कि ग्रिफिथ ने और एवरेट ने मिलकर बताया था और आपके सिलेबस में यही चीज़ें दी है, जो आपने पढ़ा है बस वही चीज़ें आपको फिर से दे दिया है, खाली आपको उसको पढ़ना है, याद करना है, ठीक है। इस बात को अब देखिए ग्राफ के माध्यम से कैसे रिप्रेजेंट किया गया है। ये क्या है, आर टाइप स्ट्रेन का बैक्टीरिया है और इस पर हीट किल्ड जो आर टाइप की बैक्टीरिया थी उस पर इसको डाल दिया गया। तो देखा कि जो ये बैक्टीरिया था इस पर जब अटैच्ड हो गया यहाँ पे इसके सरफेस पे, इसको लिया और इसको लिया, इन दो इसको इस पर ट्रांसफ़र कर दिया, इसको इस पर अटैच करा दिया। तो देखा इस पर एक कैप्सूल की लेयर बन गई, इसीलिए जो ये आर टाइप की बैक्टीरिया थी वो एस टाइप में कन्वर्ट हो गया था और उससे वो बहुत सारी कॉपियाँ बना लिया यानी कि एस टाइप बैक्टीरिया की, ठीक है। इसलिए उसमें डिजीज काज हो गया था, वो आर टाइप बैक्टीरिया एस टाइप में कन्वर्ट हो गया। तो वही लिखा गया है। और जो ये प्रोसेस होता है ये कहाँ पे होता है, ये प्रोसेस होता है लेबोरेटरी में, ठीक। तो ये सारी चीज़ें आपको मैंने बता दिया ग्रिफिथ के मॉडल के बारे में। अब दूसरा आता है आपका हर्चेस एंड चेस बैक्टीरियोफेज मॉडल, जो कि आपका दूसरा दिया गया है, ठीक है, दूसरा आपका दिया गया है, ठीक है। तो ये पहला कन्फर्म हो गया ग्रिफिथ का मॉडल, दूसरा हर्चेस एंड चेस का बैक्टीरियोफेज मॉडल। हर्चेस और चेस का बैक्टीरियोफेज मॉडल ये आपका दूसरा यानी कि एक्सपेरिमेंट आपको बताना है, ठीक है। जो हर्चेस और चेस थे इन्होंने बैक्टीरियोफेज वायरस पर एक्सपेरिमेंट किया था। किस पे एक्सपेरिमेंट किया था, बैक्टीरियोफेज वायरस पे एक्सपेरिमेंट किया। अब आपको पता है जो बैक्टीरियोफेज होता है वो बैक्टीरिया पर अटैक करता है, ठीक। बैक्टीरियोफेज क्या होता है, बैक्टीरिया पर अटैक करता है। बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियो का मतलब बैक्टीरिया और फेज मतलब क्या, फेज मतलब होस्ट, यानी कि इसका होस्ट कौन होता है, बैक्टीरिया। तो बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया पर अटैक करता है तो उसको बैक्टीरियोफेज कहते हैं। जो ये बैक्टीरियोफेज वायरस होता है, बैक्टीरियोफेज क्या एक वायरस है, इसमें दो चीज़ें होती हैं। क्या क्या होती है, इसमें होती है प्रोटीन और क्या होता है
और इसमें होती है न्यूक्लिक एसिड। क्या होती है? प्रोटीन होती है और न्यूक्लिक एसिड होती है। ठीक है, यानी कि बैक्टीरियोफेज में न्यूक्लिक एसिड होगा। अब वो न्यूक्लिक एसिड में क्या होता है? डीएनए। न्यूक्लिक एसिड दो होते हैं, आरएनए और डीएनए। तो यहाँ पे केवल आपको डीएनए को प्रूव करना है, डीएनए जेनेटिक मटेरियल। आपके सिलेबस में आरएनए जेनेटिक मटेरियल है, इसको प्रूफ नहीं करना है। तो आपको डीएनए यानी कि क्या है? जेनेटिक मटेरियल है। मैंने बताया कि बैक्टीरियोफेज में क्या होता है? बैक्टीरियोफेज वायरस में वायरस होता, प्रोटीन होता है और न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड दो होते हैं, आरएनए और डीएनए। तो यहाँ पे डीएनए होता है, इसी बात को आपको प्रूफ करना है। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा। अब देखिए हर्चेस इन्होंने बताया कि जो बैक्टीरियोफेज वायरस होता है वो बैक्टीरिया पर अटैक करता है। इसी एक्सपेरिमेंट को हर्चेस और चेस ने बताया था। ठीक है, उन्हें पता है जो बैक्टीरियोफेज होता है ये टैडपोल लार्वा लाइक होता है, आपको भी पता है। जो बैक्टीरियोफेज होता है इसका होस्ट कौन होता है? बैक्टीरिया होता है। तो आप कह सकते हैं कि जो बैक्टीरियोफेज है, ठीक है, वो क्या है? वो बैक्टीरियोफेज वायरस का होस्ट है। तो जो इसमें एक्सपेरिमेंट किया गया उसमें ये बताया गया है कि जो जेनेटिक मटेरियल है, प्रूफ करके बताया गया है कि वो क्या है? डीएनए। क्योंकि इसमें जेनेटिक क्या है मटेरियल? आपने बताया कि न्यूक्लिक एसिड में क्या है? डीएनए। आप जब बैक्टीरियोफेज वायरस पढ़ेंगे तो देखते हैं कि इसमें डीएनए पाया जाता है, डबल हेलिक्स डीएनए होता है। ठीक है, तो अब आपको दो बायोकेमिकल पता चला। कौन सा? एक पता चला आपको डीएनए, या आप कह सकते हैं कि जेनेटिक मटेरियल, या फिर न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। तो प्रोटीन और क्या? न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में डीएनए, तो डीएनए और प्रोटीन की बात हम लोग करते हैं। ठीक है, तो इसमें जेनेटिक मटेरियल क्या है? डीएनए है। अब इन्होंने क्या किया, जो दो बायोकेमिकल थे प्रोटीन और डीएनए, ठीक है, अब यही प्रूफ करना है कि डीएनए किस प्रकार से जेनेटिक मटेरियल है। तो इन्होंने प्रूफ करने के लिए क्या किया? रेडियो एक्टिव मीडियम लिया। रेडियो एक्टिव मीडियम लिया। इस बात को हम लोग थोड़ा ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब हर्चेस और चेस ने देखिए इस एक्सपेरिमेंट से किस प्रकार से उन्होंने प्रूव करके बताया। उन्होंने बैक्टीरियोफेज वायरस को लिया। ठीक है, उन्होंने दो बैक्टीरियोफेज वायरस को लिया, और आपको पता है बैक्टीरियोफेज वायरस में क्या होता है? ये नीचे प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, और ये क्या होते हैं? जो प्रोटीन होते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए होता है। ठीक है, इसमें इन्होंने क्या किया? यस, ठीक है, रेडियो एक्टिव सल्फर को क्या लिया? रेडियो एक्टिव सल्फर मीडियम में इसको ग्रो कराया। ठीक है, और इसको क्या किया? इसमें जो इसका कल्चर मीडियम था, ठीक है, इसमें इन्होंने क्या किया? इसको ग्रो कराया, इस कल्चर मीडियम में इसको ग्रो कराया। इसमें इन्होंने जो इसका डीएनए था उसको क्या लिया था? फास्फोरस को लिया। जो फास्फोरस होता है यहाँ पे उन्होंने नॉर्मल फास्फोरस को लिया। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने क्या लिया? रेडियो एक्टिव फास्फोरस को लिया, जो कि रेडियो एक्टिव जो फास्फोरस होता है उसका एटॉमिक वेट 35 होता है। ठीक है, तो इन्होंने इसको रेडियो एक्टिव फास्फोरस 35 लेबल लिया। यहाँ पे रेडियो एक्टिव P32 लेबल डीएनए को लिया। अब इस दोनों बैक्टीरियोफेज को उन्होंने किस पे अटैक करा दिया? बैक्टीरिया पे। आपको पता है बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया पे अटैक करता है। ये इस पे अटैक करा दिया, इनको इस पे अटैक करा दिया। तो उन्होंने देखा जब इस पे अटैक किया तो अपना ये डीएनए इसमें ट्रांसफर कर देगा। ये डीएनए इसमें ट्रांसफर कर देगा। आपने बैक्टीरियोफेज को पढ़ा है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया? डीएनए को अपने ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, और जो डीएनए होता है आपको पता है डीएनए क्या क्या होता है उसमें? जो डीएनए होता है उसमें फास्फेट होता है। क्या होता है? फास्फेट होता है, यानी कि आप कह सकते हैं कि फास्फोरिक एसिड होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है इसमें? अब फास्फोरिक एसिड, तो डीएनए में क्या क्या बना? डीएनए में अब एक डीएनए में क्या? न्यूक्लिक एसिड, और न्यूक्लिक एसिड में 3 चीज़ें होती हैं। ठीक है, सॉरी, डीएनए में न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड में 3 चीज़ होती हैं, 3 मॉलिक्यूल्स होते हैं। पहला पेंटोस होता है, पेंटोस शुगर, दूसरा नाइट्रोजनस बेस, तीसरा फास्फोरिक एसिड। ठीक है, तो इसका मतलब जो इन्होंने P2 लिया था, P32 लिया था, ठीक है, वो डीएनए को रेडियो एक्टिव बनाने के लिए लिया।
ठीक है। यहाँ पे जो डीएनए लिया, ये डीएनए को रेडियो एक्टिव बनाने के लिए, और इस डीएनए को नॉर्मल डीएनए लिया था इन्होंने। कल्चर मीडिया में जो ग्रो कराया, इस डीएनए को उन्होंने रेडियो एक्टिव डीएनए लिया और इसको नॉर्मल डीएनए लिया। ठीक है, नॉर्मल डीएनए इन्होंने इसको लिया। ठीक है, इसका मतलब जो P32 है वो डीएनए रेडियो एक्टिव बनाने के लिए, डीएनए जो बनेगा वो रेडियो एक्टिव होगा, और जो इसमें है वो रेडियो एक्टिव नहीं बनेगा क्योंकि वो नॉर्मल है। आप देख सकते हैं फिगर के माध्यम से, ये यहाँ पर बताया गया रेडियो एक्टिव डीएनए, और ये रेडियो एक्टिव डीएनए नहीं है। ठीक है, ये नॉर्मल डीएनए, केवल इसमें जो प्रोटीन है, ठीक है, ये जो इसकी प्रोटीन होती है, ठीक है ना, डीएनए के साथ क्या होती है, प्रोटीन होती है, जो प्रोटीन होती है वो रेडियो एक्टिव इन्होंने इसमें लिया और इसमें नॉर्मल प्रोटीन ले लिया। तो जो रेडियो एक्टिव डीएनए था, ठीक है, ये P32 वाला है। ठीक है, अब ये सल्फर कंटेनिंग प्रोटीन है क्योंकि इसमें सल्फर पाया जाएगा जो डीएनए है। ठीक है, तो इसको सल्फर प्रोटीन है यानी कि फास्फोरस है। ठीक है, अब इसको इन्होंने ग्रो करा दिया कल्चर मीडिया में। ठीक है, तो देखा उसके बाद हुआ क्या, उसके बाद ये देखा इन्होंने कि जो ये बैक्टीरियोफेज वायरस था ये इस पर अटैक किया। इस पर प्रोटीन कौन सा है, इस पर रेडियो एक्टिव वाले हैं डीएनए। इस पर जब इसको अटैक कराया तो इन्होंने देखा कि इसमें क्या हुआ, जिसने अपने डीएनए को ट्रांसफ़र किया, बैक्टीरियोफेज वायरस ने डीएनए को ट्रांसफ़र किया, और ये बैक्टीरिया का डीएनए है, इसके साथ मिलकर, ये नॉर्मल डीएनए था, इसके साथ ये मिल करके क्या किया, क्लोनिंग किए, बाइंडिंग हो गए, बाइंडिंग करने के बाद कॉपियाँ बनाई, कॉपियाँ कराने के बाद इसमें क्या हुआ, कैप्सूल का फॉर्मेशन हुआ, यानी कि प्रोटीन कोड का फॉर्मेशन हुआ। तो प्रोटीन कोड का फॉर्मेशन हुआ तो उसमें नया डीएनए बना। जो नया डीएनए इसमें बना था वो रेडियो एक्टिव प्रोटीन था, रेडियो एक्टिव डीएनए था, और इसमें रेडियो एक्टिव डीएनए नहीं था क्योंकि इसमें रेडियो एक्टिव डीएनए नहीं ट्रांसफ़र किया गया था। तो एक्सपेरिमेंट से केवल ये प्रूफ होता है कि जो डीएनए होता है वो क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, और आपको यही प्रूफ भी करना था, डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, तो यहाँ पे यही प्रूफ करना था। ठीक है, यही बताना था इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा कि जो डीएनए होता है वो क्या होता है, डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। आपने देखा इसमें जब डीएनए को रेडियो एक्टिव डीएनए डाला गया तो यहाँ पे रेडियो एक्टिव डीएनए ही मिला। जब प्रोटीन कोड बना, इसमें कल्चर मीडिया में ग्रो कराया, प्रोटीन कोड मिला इनको। इस प्रकार से प्रोटीन कोड कहने का मतलब, जैसे ये प्रोटीन कोड है, आपने बैक्टीरियोफेज पढ़ा होगा, बैक्टीरियोफेज आप पढ़ लीजिएगा बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में। ठीक है, तो वहाँ पे जब ये बैक्टीरियोफेज, रुकिए आपको दिखा भी देते हैं, ये बैक्टीरियोफेज पूरा मैंने पढ़ाया था आपको। ठीक है, ये देखिए आप देख सकते हैं कि बैक्टीरियोफेज पढ़ाया था। यहाँ पे ट्रांसडक्शन है, ये ट्रांसडक्शन में मैंने आपको बैक्टीरियोफेज पढ़ाया गया था। ठीक, तो यहाँ पे आगे होगा ये बैक्टीरियोफेज, शायद दिखा देते हैं आपको। बैक्टीरियोफेज कहाँ गया, इधर तो नहीं है, ये देखिए बैक्टीरियोफेज। ठीक है, बैक्टीरियोफेज मैंने बताया कि ये क्या होगा, ये इसका प्रोटीन कोड होगा, और इसमें क्या है, डीएनए। तो ये डीएनए और प्रोटीन का बना होता है, ये प्रोटीन कोड और ये डीएनए, टीएसडीएनए। अब देखिए मैंने बताया जब इसकी लाइफ साइकिल आप पढ़ेंगे, ये देखिए। ठीक है, तो पहले डीएनए क्या करेगा, बैक्टीरियोफेज इस पर अटैक करेगा, अटैक करने के बाद इससे जुड़ जाएगा, जुड़ने के बाद इस पर अपना डीएनए ट्रांसफर करेगा। इस बैक्टीरिया का डीएनए अपने डीएनए से ये क्या कर जाएगा, कॉपी बनाएगा, कॉपी करने के बाद ये जुड़ जाएंगे, जुड़ने के बाद ये दोनों डीएनए, ये कॉपियाँ बनाए, ये फिर ऐसे जुड़ जाएंगे, एक डीएनए इसका, एक वायरस का डीएनए, एक इसका डीएनए, जुड़ के ये प्रोटीन कोड का फॉर्मेशन करेगा। वही जो प्रोटीन कोड बना, अब ये जो डीएनए बना था इसमें वायरस का डीएनए, उसका डीएनए, दोनों का डीएनए था। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ था, ये वायरस का डीएनए, ये वाला, ये वायरस का डीएनए, ये बैक्टीरिया का डीएनए, ये दोनों कॉपियाँ बनाए, कॉपियाँ बनाने के बाद दोनों जुड़ गए, ये किसका जुड़ा है, किसका, और उसके बाद ये प्रोटीन कोड को इंड्यूस किए। ये कोड जो बनी है, ये जो प्रोटीन कोड बनी है, इसको इंड्यूस किया और इसमें ये इंटर कर गया। ये मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, अब उसके बाद हुआ क्या, जब इसमें ये इंटर कर गया, यही आपको समझाना चाहते थे हम। देखिए अब ये इसमें इंटर कर गया। ठीक, इसमें जब इसको इन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है, ये ट्रांसफ़र कर दिया, ये इसमें आया। अब यहाँ पे जो इसके साथ प्रोटीन बनी वो रेडियो एक्टिव था और ये नॉर्मल प्रोटीन था। तो इसका मतलब ये है, अगर नया प्रोटीन बन रहा है, नई चीज़ें बन रही है, तो ये किसके द्वारा बना, डीएनए के द्वारा। तो डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, यही आपको प्रूफ करना था।
तो ये दोनों चीज़ें यहीं से कन्फर्म हो जाती है, 2 टॉपिक आपका यहीं पे कवर हो जाता है। ठीक ठीक, तो ये सिलेबस में आपका ग्रिफिथ का और ये हर्ट्ज एंड चेस का एक्सपेरिमेंट खत्म होता है। ठीक, इसका हम आपको PDF भी दे देते हैं, आप लोग देख लीजिएगा। ये इसका एक्सपेरिमेंट है DNA एज जेनेटिक मटेरियल, हर्ट्ज एंड चेस का एक्सपेरिमेंट, आप यहाँ से नोट कर लीजिएगा। ये भी लिखा भी है, सारी चीज़ें लिखी गई है जो हमने बताया है। ठीक है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई है। इस एक्सपेरिमेंट को एक नॉर्मल फिगर के माध्यम से यहाँ पे समझाया गया है, आप उस फिगर को बना लेंगे फिर भी हो जाएगा। ठीक, तो ये पूरा मैंने आपको बता दिया। ठीक, अब स्टूडेंट अगर आपको अब क्या आपको पढ़ना है, अब आपको पढ़ना है DNA रेप्लिकेशन के बारे में, यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में। तो DNA रेप्लिकेशन को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ डिस्कशन करेंगे। तो इंट्रोडक्शन में आपका एक्सपेरिमेंट 2 एक्सपेरिमेंट कवर होता है, दूसरा यूनिट आप लोग अपना कवर कर लेंगे, थर्ड यूनिट भी कवर कर लेंगे, जो टॉपिक बची है हम उसको पढ़ा देंगे। उसके बाद हम लोग जो है कि DNA रेप्लिकेशन के पढ़ेंगे यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में। इस प्रकार से आपकी दोनों चीज़ें कवर हो जाएंगी। ठीक है, तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसका PDF टेलीग्राम पे अपलोड नहीं किया गया है। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लिख लीजिएगा लिखना होगा तो, और ये स्क्रीनशॉट ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, DNA एज जेनेटिक मटेरियल किस प्रकार से, वो भी यहाँ पे करा गया है कि 2 टाइप का मीडियम लिया गया है। ठीक है, एक वायरस के लिए लिया गया था जो कि रेडियो एक्टिव बनाया गया फास्फोरस के साथ, दूसरा किसके साथ लिया गया, दूसरा है आपका दूसरा जो बैक्टीरिया था उसको रेडियो एक्टिव बनाया गया था। ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई है, आप लोग देख लीजिएगा। फिर इसको कल्चर मीडिया में ग्रो कराया गया है, कैसे किया गया है आप इसका स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिएगा। ठीक, अगर स्टूडेंट आपकी कोई डाउट, कोई क्वेरीज, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट, क्वेरीज, क्वेश्चन को पूछ लीजिएगा। DNA रेप्लिकेशन के बारे में पढ़ाएंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन से मिलते रहे और आपकी BSc सेमेस्टर तैयारी अच्छे से हो सके। ठीक, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ।